जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के आया हूं, जो आपका हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री से संबंध रखता है। ठीक है, तो इस हिस्ट्री में आज हम लोग सीखेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ और अंग्रेज भारत जो प्रवेश किए, क्या पहले से भारत के बारे में यूरोपीय लोगों को पता था या नहीं था, या पहली बार जो था भारत की खोज की थी इन लोगों ने। ठीक है, तो उन सभी चीजों की जानकारी आज हम लोग इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग पहले ध्यान से सुनिएगा और तब जाकर के आप लोग इनको एक एक पॉइंट जो है अपने कॉपी में भी नोट करिएगा, क्योंकि जो भी बात मैं बताऊंगा आपको तो उनके पीछे भी आपका एक कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, तो यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ। ठीक है, इनकी बात को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो यह जो था यूरोपीय लोग अपने व्यापार करने के लिए भारत में एंट्री लेते हैं। ठीक है, और ये जो भारत में एंट्री लेते हैं, पहले जो ये आते थे भारत व्यापार करने के लिए, ये पहले स्थल मार्ग से होते हुए भी चला आता था। कहाँ? भारत। उस समय समुद्री रास्तों से इन लोगों को पता नहीं था कि भारत किस दिशा में है, और भारत को अगर प्रवेश करना है भारत में तो समुद्री मार्ग से कैसे होकर के जाना है। तो इन सभी के बारे में एक भी ज्ञात बातें नहीं थी यूरोपीय लोगों को। तो ये लोग पहले भी व्यापार करते थे भारत में। ठीक है, बट किससे करते थे? तो ये व्यापार करते थे किस मार्ग से? तो स्थल मार्ग से क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। देखिए, हम आपको दिखाते हैं इसमें कि अगर यदि मान लिया जाए कि ये आपका यूरोप महादेश है। ठीक है, ये क्या है? यूरोप महादेश है, और इनसे कैस्पियन सागर होते हुए बगल से क्या था कि आपका एशिया महादेश था। ठीक है, और इसी एशिया महादेश में आपका देश कौन सा पड़ता है? तो इंडिया पड़ता है। ठीक है, ये जो था इंडिया यहाँ पड़ता। तो पहले जो ये लोग यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आते थे, तो ये सिंपली जो था ये कहां से चले आते थे? स्थल मार्ग से होते हुए कहां प्रवेश कर जाता था? एशिया महादेश, और इस इधर से एंट्री लेता था कहां? तो भारत की ओर आकर के यहां से व्यापार ये लोग करते थे। तो यानी हम अगर बात करें तो पहले भी जो था कि ये यूरोपीय लोग अपने व्यापार के लिए एशिया महादेश, अलग अलग महादेशों में जाकर के अपना व्यापार करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी भारत के बारे में इन लोगों को पता था। ठीक है, एक बात तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि भारत कहीं खोया हुआ नहीं था, पहले भी इन लोगों को पता था। किस मार्ग से? तो स्थल मार्ग से इन लोगों को भारत के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो ये लोग जो व्यापार करते थे यहाँ पर, तो इनके रास्ते में क्या पड़ता था? तो एक कुस्तुनतुनिया नाम का देश पड़ता था। ठीक है, कौन सा? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया जो था ये एक देश बीच में पड़ता था, और ये कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया कि 1453 ईस्वी में इनका पतन हो गया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया? तो पतन हो गया। तो आपसे पूछेगा पहला प्रश्न, बताइए कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ है? तो क्या बताएंगे? तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया? पतन हो गया। और ये जब इनका पतन हुआ तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर अधिकार जो अब हो गया कुस्तुनतुनिया पर, ये अधिकार हो गया किसका? तो तुर्क का। ठीक है, किसका अधिकार हो गया? तो तुर्क देश का इस पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और अधिकार जब हुआ तो अब इसकी निगरानी कौन करने लगे? तुर्क। तुर्क जो थे ये किस धर्म से संबंध रखते थे? तो इनका धर्म जो था वो क्या था? तो मुस्लिम था। ठीक है, जबकि ये यूरोपीय लोग जितने भी इस मार्ग से होकर गुजरते थे, सबके सब ये जो यूरोपीय थे, ठीक है, यूरोपीय ये कौन से धर्म से संबंध रखते थे? तो ये धर्म से संबंध रखते थे किससे? तो ईसाई धर्म से इनका क्या था? संबंध था। अब देखिए क्या हुआ कि जब यूरोपीय लोग इस मार्ग से होते हुए व्यापार करने जाने लगे,
तो इसमें देखने को क्या मिला कि जब तक ये कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ था तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से इस मार्ग से जाते थे, सुरक्षित था ये मार्ग, और इस पर कहीं भी लूटपाट डकैती का कोई भी गुंजाइश नहीं था, और इस मार्ग से जाने पर टैक्स भी बहुत कम लगता था। तो इससे ये लोग इस मार्ग से व्यापार अच्छी तरह से कर लेते थे, और सामानों को जब यूरोप में लाकर बेचते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा भी इससे होता था, यानी व्यापार चलता था। परंतु जब इसका पतन हुआ, अधिकार हो गया तुर्क का, इसे हम लोग टर्की बोलते हैं, ठीक है, और ये किस धर्म से संबंध रखते थे, तो मुस्लिम धर्म से। तो इसमें क्या देखा गया कि अब जो ये लोग व्यापार करने गुजरते थे तो इनका तो पाला क्या था कि इन पर अब लगने लगा, इस मार्ग पर टैक्स ज्यादा कर दिया गया, ठीक है। अगर यदि इस मार्ग से होकर आपको व्यापार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स अधिक देना पड़ेगा। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ कि यहां पर क्या होता था कि लूट मार ज्यादा होने लगा, ठीक है, लूट मार क्या हो गया, तो ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे क्या होता था कि जब सामान वगैरह खरीद के लाते थे तो इनका सामान रास्ते में ही लूट लिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और दूसरा चीज, अब व्यापार में जो भी सामान अगर यहां से अगर लौट भी आता था सुरक्षित, तो उसको क्या करता था कि सामान बेचने पर क्या होता था, इनको घाटा हो जाता था, ठीक है, सामान बेचने पर क्या होता था, तो इन्हें घाटा हो जाता था। तो अब बताइए, कोई भी व्यापारी अगर किसी भी चीज का व्यापार करता है तो कभी भी वो अपने सौदे को घाटे पर नहीं बेचेगा। तो इस तरह से जब ये मार्ग पर इस तरह का काम होने लगा तो अब क्या करने लगा, तो यूरोपीय लोग धीरे धीरे क्या होने लगा, इस मार्ग से ही आना जाना बंद कर दिया, और व्यापार पूरी तरीके से क्या हो गया, तो बंद हो गया। अतः इस मार्ग से व्यापार बंद जब हुआ तो तब जाकर के यूरोपीय लोगों ने अपना व्यापार करने के लिए, जीविका चलाने के लिए इन्होंने नए नए अब क्या करने लगा, क्षेत्रों की तलाश करने लगा कि जहां पर हम जाकर के क्या कर सकते हैं, तो व्यापार कर सकते हैं। नए नए मार्गों को खोजने लगा। तो इनसे क्या हुआ कि एक समय था, यहां पर एक यात्री था, कहां का, तो स्पेन का ही एक निवासी था जिसका नाम था कौन, कोलंबस। देखिए हम पहले ही आपको हाईलाइट कर दिए क्योंकि ये चित्र में आपको स्पेन और बगल में है पुर्तगाल, ये दोनों छोटा सा है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको पहले हाईलाइट कर दिए। तो यही का एक निवासी था जिसका नाम क्या था, तो कोलंबस, ठीक है। तो कोलंबस ने क्या किया, तो इन्होंने चला किसकी खोज करने, तो भारत का खोज करने चला, और इन्होंने बताया कि हम जाते हैं भारत की खोज करेंगे। तो इन्होंने थोड़ा बहुत भारत की जानकारी भी प्राप्त कर लिया था कि भारत ये है तो वो है, और ऐसा दिखता है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। कई सारे अध्ययन के फलस्वरूप कोलंबस कहां निकले, भारत की खोज करने निकले, ठीक है। परंतु जब ये समुद्र में आए भारत का खोज करने, तो ये क्या हो गए कि यहां से चलते चलते ये जो है ना अमेरिका तरफ प्रवेश कर गए, ठीक है। कहां प्रवेश कर गए, तो अमेरिका तरफ प्रवेश कर गए, और अमेरिका में एक छोटे से द्वीप का खोज किए। आपका एक छोटा सा क्या कर दिया, तो अमेरिका के एक द्वीप का खोज कर दिया, और यहां पर जो लोग देखा, ये भी लोग क्या थे, तो यहां के लोग जितने भी यहां पर रह रहे थे, तो इसे क्या बोला गया, तो रेड इंडियन नाम रख दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे कि स्पेन निवासी कोलंबस के द्वारा जब अमेरिका के महाद्वीप की खोज हुई थी, उस समय द्वीप पर जितने लोग थे, जो लोग रह रहे थे, उसे किस नाम से पुकारा गया, तो रेड इंडियन के नाम से पुकारा गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपका एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए, जब इनका खोज किया तो कोलंबस ने क्या कह दिया कि यही क्या है, तो भारत है, ठीक है। कोलंबस ने इसी को क्या बता दिया, भारत बता दिया, और यूरोप जाकर के ये हल्ला बोल दिया कि हमने किसकी खोज कर लिया है, तो भारत की खोज कर लिया है। तो लगभग जो है देखिए कि बहुत वर्षों तक हम बात करें, 10 से 20 वर्षों तक की बात करें, लोग इनको भी क्या मानते थे, तो भारत ही मान करके चलते थे कि ये भी एक क्या है, तो भारत है, ठीक है। तो इस तरह से कोलंबस के द्वारा खोजी गई जो था, उन्हें भी भारत माना,
और इसमें निवासी को क्या बोला गया, तो रेड इंडियन के नाम से जाना गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से, क्या वास्तव में ये भारत था क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये भारत नहीं था, ये अमेरिका का एक छोटा सा द्वीप था, ठीक है, जिसकी खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके बाद जो था एक व्यक्ति था, कहां का, पुर्तगाल का, जिसका नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज। याद रखेंगे ये कहां का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का निवासी था बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किसका अध्ययन किया, तो भारत के बारे में जानकारी हासिल किया और भारत के लोगों की विशेषता जानी, पढ़ी उनके बारे में, और तब चले ये कहां, तो भारत की खोज करने। और जब ये भारत की खोज करने निकले तो ये समुद्री मार्ग से होते हुए यहां से निकला और समुद्र के रास्ते से होते 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 ये कहां पहुंच गए, तो साउथ अफ्रीका पहुंच गए, ठीक है। ये अफ्रीका महादेश है और अफ्रीका महादेश में ये किस जगह पर पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। कहां पहुंच गए, तो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। यहां तक इसको आते 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 इतना समय लग गया कि बार्थोलोमियो डियाज को लगने लगा कि अब भारत की खोज नहीं हो पाएगी, अब हमें यहां से लौट जाना चाहिए, जो रास्ते हमें पता नहीं है, हम उस रास्ते पर बहुत लंबी दूरी तय कर लिए हैं और यहां से हो सकता है कि हम कहीं आगे बौखने जाएं, क्या कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। तो इनका हिम्मत जो था पुर्तगाल से होते हुए कहां तक, तो अफ्रीका तक होते हुए यहां तक जैसे ही पहुंचा तो इनका क्या था कि विश्वास और आत्मविश्वास यहां पर पूरी तरीके से टूट गया। किनका, तो बार्थोलोमियो डियाज। याद रखिएगा, तो बार्थोलोमियो डियाज, लोमियो डियाज का जो था, ये जो था इनका विश्वास यहां से टूट गया कि अब हम जो है भारत की खोज कर पाएंगे। अतः यहां पर जो खोज हुआ था इस जगह का नाम क्या रखा गया, तो आशा का अंतरिप। क्या नाम रखा गया, तो आशा का अंतरिप, और इसी को बोला गया कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। क्या बोला गया, तो कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। और कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो बार्थोलोमियो डियाज ने, और इसी का विश्वास यहां पर पूरी तरीके से टूट गया और यहां से ये क्या हो गए, तो वापस अपना देश पुर्तगाल क्या हो गया, लौट गया, ठीक है। तो देखिए दो व्यक्ति हुए, एक कौन, स्पेन निवासी कोलंबस, जिन्होंने भारत का खोज करने निकला, अमेरिका के द्वीप का खोज कर दिया। फिर उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज आए, इन्होंने भारत का खोज करने निकला, परंतु समुद्र के रास्ते आते आते इनका विश्वास ही टूट गया कि अब हम भारत की खोज कर पाएंगे। ये जो था आपका अफ्रीका महादेश में पहुंचा और यहाँ पर जो था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आशा के अंतरिप का क्या कर दिया, खोज किया, और यहाँ से पुनः फिर क्या हुआ कि बार्थोलोमियो डियाज वापस अपना देश लौट गया, ठीक है। तो इनके कुछ समय के बाद बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करके कौन आया, तो इसी पुर्तगाल देश का निवासी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। इन्होंने भारत के बारे में जितना कोलंबस ने पढ़ा था, बार्थोलोमियो डियाज ने पढ़ा था, उनसे कहीं ज्यादा जानकारी हासिल किया। किनके बारे में, तो भारत के बारे में। जब बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया तो ये भी निकले कहां, तो भारत की खोज करने निकले। और जब ये भारत की खोज करने निकले तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या किए, तो सबसे पहले जब पुर्तगाल से चला तो ये भी आते आते कहां पर रुके थे, तो पुर्तगाल से चला और ये भी आशा के अंतरिप में आकर के विराम किए। और यहां पर आकर के अब ये पता करने लगा कि यहां से भारत कहां पड़ेगा, किस दिशा में है भारत, और उनके बारे में जो था जानकारी इकट्ठा करने लगा। किसी व्यक्ति से इन्होंने पूछा कि भारत कहां है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस जगह, तो एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद, जो गुजरात से उनका साउथ अफ्रीका बार बार आना जाना व्यापार के लिए लगा रहता था। तो जैसे ही इन्होंने उन व्यक्ति को पूछा
अब्दुल मजीद को कि भारत कहाँ है, तो देखिए जो निवासी जहां का है उन्हीं को पूछेगा कहाँ है, तो वो जब आपको बताएंगे तो उन पर विश्वास ही नहीं होता है। तो इन्होंने कह दिया वो भारत खोज रहे, इधरे चले जाइए, इधरे है भारत। ठीक है, तो उस समय इन्होंने देखा कि जिस एक्शन के साथ अब्दुल मजीद ने इनको बताया कि चले जाइए इधरे है भारत, तो इनको विश्वास इन बात पर नहीं हुआ। ठीक है, तो शाम का समय था, तो शाम के समय में पक्षियों का एक झुंड जो था उसी दिशा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो जिस डायरेक्शन में अब्दुल मजीद ने उनको क्या किया था तो बताया था, तो इस बात को सोचिए कि अगर पक्षियों का झुंड समुद्र की ओर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसा जगह जरूर है जो कि क्या है वो स्थल है। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में लेते हुए यहां से चला कौन, वास्को डिगामा निकला यहां से अपने केरावल जहाज के साथ, और यहां से चलते हुए समुद्र मार्ग होते हुए समुद्र मार्ग से जाते हुए ये कहां पहुंच गया, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, कहां पर पहुंच गए, केरल, और कौन सा बंदरगाह था, तो कालीकट बंदरगाह पर ये क्या हो गए, तो पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो यहां पर जो राजा था यहाँ का क्षत्रिय राजा, जिसका नाम क्या था, तो राजा जामोरिन, इसी राजा जामोरिन ने क्या किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज का पुर्तगालियों का क्या किया, यहाँ पर जो वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है, इनका यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो स्वागत किया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि केरल का जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, कौन पहुंचा था, तो वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो राजा जामोरिन ने किया था। देखिए अगर हम NCERT की बात करें तो ये 18 मई, ठीक है, 1498 ईस्वी को पहुंचा, और किसी बुक में लिखा हुआ है कि 20 मई 1498 ईस्वी को क्या किया था, कि वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो एनसीईआरटी में 18 मई दिया हुआ है, और सब बुक में देखिएगा तो 20 मई 1498 ईस्वी इनका डेट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर पहुंचे तो इनका भरपूर स्वागत किया गया वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा कुछ और लैंग्वेज में बात करते थे, राजा जामोरिन ये कुछ और लैंग्वेज में बात करते थे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच जो था वार्तालाप सही नहीं हो रहा था। तो इनको पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए आए हो, तो वास्को डी गामा के जेब में कुछ मसाले थे जिनको दिखा करके इन्होंने बता कर लिया कि इनको क्या चाहिए, तो मसाला चाहिए। तो यहां से इन्होंने क्या किया कि केरल से ही इन्होंने मसाला भर भर के जहाज पर लिया, और इनमें जो भी रुपये दे करके इन्होंने, जो भी धन दे करके यहां पर इन्होंने मसाला लिया, ठीक है, लाद लिया पकड़ करके, और इस मसाले को लेकर के जब अपना देश यहां से पहुंचा, कहां, तो ये आपका यूरोप पहुंचा। तो यूरोप में पहुंचने के बाद जब उन्हीं मसाले को बेचा तो इनसे इनको क्या हुआ, तो 64 गुना क्या हुआ था, लाभ हुआ था। अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर 1 रुपए में इन्होंने मसाला खरीदा था तो अपने देश में जाकर के 64 गुना मुनाफा इन्होंने क्या किया, उनसे इन्होंने कमाया था यहाँ पर। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा पहली बार कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। अतः हम ये कह सकते हैं क्या कि समुद्री मार्ग से, किससे, समुद्री मार्ग से भारत की जो खोज हुई तो ये किनके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी किनके द्वारा, तो वास्को डी गामा के द्वारा क्या हो गया, तो पहली बार इनका क्या हो गया, खोज हो गया। और इस प्रकार से जब भारत का खोज हुआ समुद्री मार्ग से तो यही वो वास्को डी गामा था जिन्होंने पूरे एकदम जाकर के यूरोप में इस बात का हल्ला कर दिया कि हमने किसकी खोज कर ली है, तो भारत की खोज कर ली। और इस प्रकार से जब भारत की खोज हुई और तब जाकर के धीरे धीरे यूरोपीय देश भारत पहुंचने लगे, कभी इंग्लैंड तो कभी फ्रांस, कभी डेनिश तो कभी डच, और इन्हीं में से लोग आकर के एक अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर क्या कर लिया, शासन कर लिया। तो यही वो
वास्को डी गामा था। अगर यही व्यक्ति को यहाँ पकड़ के यहीं पर केरल में ही गांठ देते तो गारंटी था कि अंग्रेज जो था भारत में क्या नहीं कर पाता, शासन अपना नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये उतना बात कौन जानता था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर अब जो था पूरे यूरोप को पता चल गया है कि भारत जो है उनकी खोज समुद्री मार्ग से हो गया। इस मार्ग से क्या हुआ, तो अब कहीं भी टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल मुक्त होकर के जाइए और अपना सामान ला करके अपने यूरोपीय देशों में बेचिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे केवल किन के बारे में, तो पुर्तगालियों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन से कंपनी की स्थापना यूरोप में पहले हुई थी और कौन कौन से कंपनी पहले भारत में प्रवेश किए और कौन कौन से कंपनी भारत से पहले यहां से रवाना भी हुए हैं। ठीक है, उन चीजों को देखेंगे क्योंकि यहां से आपको मिलान करने वाला प्रश्न बीपीएससी जैसे एग्जाम में यहां पर पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको पहले। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे, यहां देखिए, समझिए सब कोई इसको। देखिए, यूरोपीय कंपनी में अगर हम यूरोप के देशों में देखें तो यूरोपीय कंपनी का जो यहां पर स्थापना हुआ था, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 और स्वीडिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1731 ईस्वी में। आप एक लाइन में इसको याद रख सकते हैं, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है, क्या बोले, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, इनसे आप अच्छी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। यूरोपीय कंपनी का क्या, तो स्थापना जो था उनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, इनका ट्रिक है पेड कर दो फीस। ठीक है, पेड कर दो फीस, इस ट्रिक से याद रखिएगा। तो देखो, पी से क्या हो जाएगा, तो पुर्तगाल हो जाएगा। इस कंपनी की स्थापना कब होती है, 1498। तो ये होता, ई से क्या होता, इंग्लैंड, यानी ये इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको बोलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब, तो 1600 ईस्वी में होती है। डच, ये डी जो लिखा हुआ है इससे क्या हो गया, तो डच। ठीक है, और इससे क्या, इन दोनों को छोड़ दीजिए, दो से क्या लिखिएगा, तो डेनिश लिखिए, क्या लिखिए, डेनिश। और फी से क्या लिखिएगा, तो फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस। और 100 से क्या लिखिएगा, तो स्वीडिश लिख दीजिए। और ये 1498 पुर्तगाली, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, ठीक है, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। देखिए, ये आप ट्रिक याद रखिए, इनसे आप नहीं भूलिएगा कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई है। पेड कर दो फीस, ये इनका ट्रिक है। पी से हो गया पुर्तगाली, ई से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से हो गया डच। और ये जो कर से कुछ नहीं होता, दे से क्या लिखना है, डेनिश लिखना, फी से लिखना है फ्रांसिस, और स से क्या लिखना है, तो स्वीडिश। पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 ईस्वी में इस कंपनी की क्या करती है, स्थापना करती है। और इसके बाद देखिए कि ये कंपनी भारत में कब कब आती है, तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुलता है पुर्तगाली का, ये 1498 ईस्वी में ही क्या करती है, तो भारत आती है। उसके बाद अंग्रेजी आती है 1600 ईस्वी में। ठीक है, डच कब आता है, तो 1602 ईस्वी में। डेनिश कब आता है, 1616। फ्रांसीसी कब आता है, 1664 और स्वीडिश कब आता है, तो 1731। ये क्या हुआ, कंपनी का स्थापना। लेकिन भारत में कब आया, तो देख लीजिए भारत में कब कब आया है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। पहले पुर्तगाली 1498, उसके बाद डच आता है कब, 1602 ईस्वी में। अंग्रेज कब आता है, तो
1608, डेनिस 1620, फ्रांसीसी 1668। तो एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में कंपनी का आगमन कैसे कैसे हुआ। पहले पुर्तगाली आया 1498, उसके बाद डच आया 1602 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज आया 1608 ईस्वी में, डेनिस आया 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी कब आया तो 1668 ईस्वी में। ये कंपनी कहां प्रवेश करती है तो भारत में। देखिए हम अगर इस चीज को लिखे हैं तो इससे क्या होगा कि हम आपको पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको इसे नोट करने में कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ये जो है आपका कोई बहुत भारी चीज है, ये याद नहीं रहता है, ये एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहले पुर्तगाली, तब डच, तब अंग्रेज, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब जाके स्वीडिश आता है। ठीक है, इसमें अगर याद करना हो तो पुर्तगाली कब आया है भारत 1498, 10 1602 ईस्वी में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आया है। ठीक है, उसके बाद डेनिश की बात करें 1620 में आता है। ठीक है, और उसके बाद फ्रांसीसी कब आता है तो 1668 में आता है। यहाँ पर कहाँ तो भारत आ जाता है फ्रांसीसी। ठीक है, अब देखिए ये तो आगमन हो गया। अब ये कंपनी भारत से गया कैसे है तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। तो देखिए भारत से ये कंपनी लौटा कब है तो सबसे पहले 1759 की बात करें, इसे अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में बेदरंग करके मारा था। ठीक है, बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था डच और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच हो गया था, जिसमें क्या हुआ था 1759 ईस्वी में डच बेदरा के युद्ध में हारने के बाद ये अपना देश क्या हो गया था तो लौट गया था। ठीक है, तो बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने बेदरंग करके मार दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन, फ्रांसिस जो था फ्रांसीसी, ये 1760 में कौन से युद्ध में तो वांडी वास का युद्ध जो हुआ था ये भी अंग्रेज के साथ हुआ था। वांडी वास के युद्ध में देखिए फ्रांसीसियों को भी 1760 में भारत से क्या करता है तो भगा देता है। तो यहां पर भी देखिए डच कंपनी को अंग्रेजों ने ही मारकर भगाया। वांडी वास के युद्ध में फ्रांसीसी ने 1760 ईस्वी में क्या किया, इनको भी बेदरंग कर दिया और ये भी अपने देश छोड़ करके चला गया, अपना स्वतः यूरोप चला गया। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डेनिश की बात करें तो देखिए ये ऐसे लोग थे जो कि केवल डुप्लीकेट ही सामान बेचा करते थे। जब ये कंपनी भारत में आई तो ये क्या करता था कि दो जगह पर अपना काम ज्यादातर करता था। एक कहां पर तो बंगाल के क्षेत्र में श्री रामपुर था, वहां पर इन्होंने व्यापारिक कोठी खोला था। ठीक है, उसकी स्थापना किया था। उसके बाद ये कहां था तो अंडमान निकोबार, इनको भी इन्होंने जीता था। ठीक है, तो फ्रेडरिक द्वीप नाम रखा था अंडमान निकोबार को। तो जब ये डुप्लीकेट सामान बिकते थे तो लोग इनका सामान ही नहीं खरीदने लगा। इससे क्या होने लगा कि डेनिश कंपनी का जो था जो भी सामान आता था वो घाटे में चला जाता था, जिसके वजह से 1845 में इन्होंने क्या किया तो श्री रामपुर को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। उसके बाद यहाँ भी कुछ आदमी चले गए डेनिश का, और 1869 ईस्वी में इन्होंने क्या किया तो अंडमान एवं निकोबार को भी क्या किया इन्होंने बेच करके यहाँ से क्या हो गए तो रवाना हो गए, और इन दोनों को अंग्रेजों के हाथों बेच करके यहाँ से बिल्कुल लौट गए। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये जो था अंडमान निकोबार को 1869 में बेचा था, इसे ही हम लोग फ्रेडरिक द्वीप के नाम से जानते हैं। श्री रामपुर को कब बेचा था 1845 ईस्वी में। आइए अब हम अंग्रेज की बात करते हैं। तो इसे तो हमारे लोगों ने ही कूच करके मारा। ठीक है, इस चोट्टा को भयंकर मार मारा, इतना खतरनाक मार मारा कि ये 1947 ईस्वी में जो था ये अपना देश छोड़ करके यानी भारत छोड़ करके क्या हो गए तो अंग्रेज चले गए। तो देखिए सबसे पहले आया भी था पुर्तगाली और सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में यहां से क्या कर रहा है तो लौट रहा है। तो इसलिए आपको पूछेगा प्रश्न कि बताइए कि वह यूरोपीय कंपनी कौन था जो सबसे पहले भी आया और सबसे बाद में गया। तो कौन था वो तो पुर्तगाली कंपनी था, क्योंकि पुर्तगाल ही पहले आया था और पुर्तगाल ही सबसे बाद में लौट करके गया था। ठीक है, कब
गया था? तो 1961 ईस्वी में ये गया था। तो देखिए ये सब जितने भी सारे चीज हम आपको बताए, अब वो समय गया जहां पर केवल आपको प्रश्न पूछ देता था कि बताइए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, ठीक है, भारत की खोज किसने की। तो ये सब समय चला गया। ये सभी प्रश्न आपको छोटे मोटे अर्दली सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछ सकता है। अन्यथा आप अगर कोई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ये दे दे कि बताइए कि भारत से लौटने वाले कंपनी का मिलान करिए, तो इस तरह से डेट भी दे देगा और इधर कंपनी का नाम दे देगा, तो इनको कहेगा मिलान कीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इनको मैचिंग करने के लिए इनका डेट और साथ साथ कौन से कंपनी आगमन हुआ, कौन से कंपनी लौटा, कंपनी की स्थापना कब हुई, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में अच्छी तरह से कि पुर्तगाली कंपनी जब भारत आई तो इन्होंने भारत में क्या क्या कारनामा किया था, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? ठीक है, प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आप सभी को पता है कौन था, तो वास्को डी गामा। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा। ठीक है, और पहला भी यही था, तीसरा भी यही था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पहला भी यही और तीसरा भी कौन था? तो वास्को डी गामा ही था। कौन? तो तीसरा पुर्तगाली यात्री था कौन? तो आपका यही था। कौन? तो पुर्तगाली में पहला और तीसरा कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, और दूसरा बताइए आप लोग, तब हम बताएंगे कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया था। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए, इसे हम लास्ट में आपको बताएंगे कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जो कि भारत आया था। तो पहला वास्को डी गामा, तीसरा भी कौन था? वास्को डी गामा था। पहली बार ये कब आया था? तो 1498 में। उसके बाद ये कब आया था? तो 1503 ईस्वी में क्या करता है? तो भारत आता है फिर दोबारा। इन्होंने आज जैसे ही भारत आया तो अपना व्यापारिक कोठी पहली बार कहां खोला था? तो कोचीन में पहली बार अपना व्यापारिक कोठी खोला था। कब? तो याद रखिएगा 1505 ईस्वी, 3 ईस्वी में जो था अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोल दिया था? तो अपना कोचीन में खोल दिया था। ठीक है, हालांकि अगर हम इनकी बात करें वास्को डी गामा का कि 1524 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। कहां पर? तो भारत में ही वास्को डी गामा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसे यहीं पर क्या किया जाता है? तो दफना दिया जाता है। कहां पर? तो कोचीन में ही वास्को डी गामा को दफना दिया जाता है। लेकिन बाद में इसको कहां लेकर के चला जाता है? तो यूरोप लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो शुरुआती में इनको कहां दफनाया गया था? वास्को डी गामा को कोचीन में ही दफनाया गया था। चलिए, तो पहला यूरोपीय किला, ठीक है, फोर्ट इमेनुअल था। क्या नाम था? फोर्ट इमेनुअल। याद रखिएगा, देखिए जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो व्यापार करने के लिए इन्होंने किला बनवाया था और पहला वो यूरोपीय किला था जिसका नाम क्या था? तो फोर्ट इमेनुअल था। ठीक है, ये देखिए बहुत ही वीवीआई है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, यही कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो कहां पर आया था? तो भारत में आया। और जैसे ही भारत में आया तो इन्होंने अपना क्या किया? तो हिंद महासागर में इन्होंने अपना क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया और यहां पर अपनी क्या करने लगा? तो नौसेना को मजबूत करने लगा। कहां पर जी? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर कहां है? तो देखिए जब ये हम बात करें भारत का, तो भारत का निचला हिस्सा जो है ये क्या है? तो यही तो है आपका हिंद महासागर। तो इस क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और यहाँ पर अपनी नौसेना क्या करने लगी? मजबूत करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या अपनाया था? ब्लू
वाटर पॉलिसी को इन्होंने अपनाया। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो इसी को हम लोग कहते हैं नीले जल की नीति। तो एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि नीले जल की नीति किसने अपनाई थी, तो बोलिए नीले जल की नीति किसने अपनाई थी, तो वो कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये पहला पुर्तगाली क्या था, गवर्नर था। तो ये पूछे कब आया था, तो आप जवाब दीजिएगा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा कहां आता है, तो भारत आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर की बात करें। ठीक है, दूसरा कौन था, अल्फोंसो द अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ठीक है, हम केवल अल्बुकर्क लिख देते हैं, अल्फोंसो द अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ये कब आया था, तो ये 1509 ईस्वी में आता है कहां, भारत। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनके इन्होंने क्या किया कि गोवा को इन्होंने बीजापुर के शासक, कौन थे, बीजापुर के क्या थे, शासक, बीजापुर के शासक क्या नाम थे, आलिद शाह। क्या नाम था, आलिद शाह। आलिद शाह से क्या कर लिया, तो गोवा को इन्होंने जीत लिया। याद रखिएगा गोवा को कब जीता था, 1510 ईस्वी में। और जब इन्होंने गोवा को 1510 में जीता, तो अपनी व्यापारिक कोठी गोवा में भी इन्होंने स्थापित कर दिया। तो पहला स्थापित किया था कोचीन में 1503 ईस्वी में, दूसरा 1510 ईस्वी में कहां स्थापित किया है, तो गोवा में स्थापित किया। तो बीजापुर के शासक कौन थे, आलिद शाह से गोवा को 1510 में क्या किया, जीत लिया। तो देखिए इसी वजह से इन्होंने बहुत कम किया यहां आकर के, और इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। किनको, तो अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अब देखिए एक था क्या, कार्टेज पद्धति। ध्यान से सुनिएगा कि कार्टेज पद्धति क्या है, कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने अपनी नौसेना मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में क्या किया था, अपना शक्ति बढ़ा दिया था। अब इस पर कब्जा होने के बाद अल्बुकर्क ने क्या किया कि किसकी नौसेना या किसकी जहाज हिंद महासागर में चलेगी, उनके लिए इन्होंने एक परमिशन जारी करने लगा कि हिंद महासागर में जो व्यक्ति अपनी जहाज चलाएंगे उनसे पहले हमसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन के तौर पर ही एक प्रूफ देता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, कार्टेज पद्धति। ठीक है, ध्यान रखिएगा कार्टेज पद्धति शुरुआत किसने किया था, तो अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने। ठीक है, ये कार्टेज पद्धति को चलाया था। ये क्या था कि हिंद महासागर में जो भी अपनी जहाज चलाएंगे उनको परमिशन लेना पड़ेगा। उसी परमिशन को हम लोग क्या कहते थे, कार्टेज पद्धति। तो कार्टेज पद्धति क्या था, एक तरह का परमिशन हुआ करता था। ठीक है, कार्टेज क्या था, एक तरह का परमिशन था जो कि नौसेना के लिए था। चलिए जल्दी से बताइए अंतिम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, उसका नाम क्या था, तो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर का नाम था नोनी कोंड। क्या नाम था, नोनी कोंड जो था, इनका अंतिम पुर्तगाली था नोनी कोंड नाम का व्यक्ति था, जो कि नोनी कोंड था अंतिम पुर्तगाली गवर्नर। इन्होंने गोवा को ही अपना क्या बना लिया था, मुख्यालय बनाया था। तो एक एक प्रश्न देखिए हम आपको जवाब दिए हैं। आज के बाद आपका अगर पुर्तगाली से एक भी प्रश्न छूट गया तो तब आप कहिएगा कि सर जो आप पढ़ाए थे इनसे प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतनी बारीकी से हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इनके बाद देखिए क्या हुआ कि यही वो पुर्तगाली था जिन्होंने पहली बार क्या किया था, तो गुजरात में, कहां पर, तो गुजरात में पहली बार किनका खेती किया था, तो तंबाकू का खेती किया था। आप लोग नाम सुने होंगे प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ध्यान रखिए प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। किसकी, तो प्रिंटिंग प्रेस का कब किया था, तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब किया था, तो 1556 ईस्वी में। पहली बार तंबाकू का खेती किसने किया था, तो यही पुर्तगाली ने। और किसका, तो आलू का भी पहली बार खेती किसने किया था, तो यही पुर्तगाली ने। किनका खेती किया था,
आलू का, तंबाकू का, और 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहीं से प्रिंटिंग प्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की बात करते हैं। कंपनी में ये जो था, कंपनी का भारत में स्थापना, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आपका बात कर रहे हैं पुर्तगाल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि भारत में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कहां खोला था? तो केरल के कहां पर? तो कोचीन में खोला। दूसरा बात, गोवा में कब खोला? तो 1510 ईस्वी में। मुंबई में भी इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोला, बसीन में भी, दमन में था और दीव में था। अब बंगाल के क्षेत्र में, हुगली में, और ये आपका चटगांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज वर्तमान में बात करें, चटगांव कहां चला गया है? तो ये आपका बांग्लादेश चला गया। तो हम यहां आपको एक बता दें प्रश्न कि सूर्य सेन ने, किसने? तो सूर्य सेन ने क्या किया था कि अंग्रेज का शास्त्रागार था यहीं पर। ठीक है, अंग्रेज का क्या था? तो शास्त्रागार। और इस शास्त्रागार जहां पर अंग्रेज अपना क्या रखता था? हथियार वगैरह रखता था। तो इस सूर्य सेन ने क्या किया था? चटगांव से ही इन्होंने अपना हथियार क्या किया था? इस चटगांव से शास्त्रागार को ही लूट लिया था। ठीक है, हालांकि बाद में सूर्य सेन को पकड़ के इन्हें फांसी दे दिया गया था, परंतु आपको प्रश्न पूछ सकता है कि शास्त्रागार को किसने लूटा था? तो सूर्य सेन ने। शास्त्रागार क्या होता है? तो हथियार जहां पर रखे जाते हैं, गोला बारूद जहां पर रखे जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? शास्त्रागार। तो देख लीजिए इनका कहां कहां पर व्यापारिक कोठी था। केरल में भी था, गोवा में भी था, मुंबई में भी था, बसीन में भी था, दमन में था, दीव में भी था, उधर बंगाल के क्षेत्र हुगली और बांग्लादेश के चटगांव में भी था। तो पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी हुआ करता था, कौन सा? तो ये चटगांव। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन था? तो चटगांव था। तो ये देखिए, इस पर पूरी तरीके से अपना यहाँ पर इन्होंने अधिकार करके रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ये क्या करता था? पुर्तगाली लूटमार मचा दिया था। कहां? तो बंगाल के खाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है, काफी लूटमार मचा रहा था। कौन? तो यही पुर्तगाली, जिसके वजह से जिन्होंने इसको परमिशन दिया था वही व्यक्ति इनसे क्या करता है? तो इन चीजों को छीन लेता है। तो जैसे देखिए, इनका सबसे प्रमुख था चटगांव। तो यहाँ पर जब लूटमार मचाने लगा तो इसको औरंगजेब ने क्या किया? तो छीन लिया। चटगांव को किसने छीन लिया? पुर्तगालियों से, औरंगजेब ने। और हुगली को छीन लिया किसने? तो शाहजहां ने। ठीक है, हुगली को किसने छीन लिया? तो शाहजहां ने छीन लिया। चटगांव को औरंगजेब ने छीन लिया। और केरल को यहीं के राजा थे, त्रावणकोर के राजा, जिन्होंने कोचीन को क्या कर लिया? पुर्तगालियों से छीन लिया। उसके बाद मुंबई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एक कहानी समझिए। देखिए, अंग्रेज राजकुमार, ठीक है, कौन जी? तो अंग्रेज राजकुमार था जिसका नाम था जेम्स या चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था। पुर्तगाली राजकुमारी, जिनका नाम क्या था? कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। इनके साथ चार्ल्स द्वितीय का क्या हो गया था? विवाह हो गया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, ठीक है, किनका विवाह हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय का, जिसके वजह से मुंबई जो था दहेज में मिल गया था अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेजों को मुंबई दहेज में मिल गया था। इस तरह से देखिए, ये भी गया हाथ से, ये भी गया, और उधर चटगांव भी गया, और आपका हुगली भी गया, सब चला गया यहां से। तो बचा कौन? तो गोवा, दमन, दीव। याद रखिएगा, गोवा, दमन और कौन? दीव। इन तीनों चीजों को 1961 ईस्वी में भारत से, ठीक है, भगाया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय सैनिकों ने मार के पछाड़ करके इनको जो है गोवा को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया गया। तो इस तरह से अगर आपको पूछे कि गोवा, दमन और दीव कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1961 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में आपका यही तीनों आजाद हुआ है। किससे? तो इन यूरोपियों से आजाद हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से आज आपने किनके बारे में पूरी तरह जानकारी लिया? तो यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे एंट्री लिया, ठीक है, उनमें से पुर्तगाली जो था किस तरह से अपना वर्चस्व भारत में जमा
आया, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने आज पढ़ा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम आपको डच के बारे में बताएंगे कि डच कंपनी भारत में किस तरह से अपना काम किया है, उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।